अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। गैरत के नाम पर कत्ल, ये लफ्ज़ आम माशरे में सुनने को मिलता है। पंजाब के चारों सूबों में आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं कि कत्ल करने के बाद कहा जाता है कि एक काम जो है मैंने गैरत के नाम पर किया। इस हवाले से पहला बिल 2012 में सेनेट में पेश किया गया, जबकि दूसरा बिल 2016 में पेश किया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई मुस्बत ठोस सज़ा का तयन नहीं हो सका, क्योंकि जब भी कोई कत्ल किया जाता है और जब ये कहा जाता है कि गैरत के नाम पे किया गया, तो मुल्ज़िमान को सज़ा जो है उस तरीके से नहीं दी जाती जिससे मुल्ज़िमान जो है उनमें खौफ पैदा हो और ये काम रुक सके। ऐसे ही वाक़या पेश आया लाहौर मांगा मंडी में, जहाँ पर शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि ये कत्ल उसने गैरत के नाम पे किया है। इसके हवाले से आज हम मुल्ज़िम से भी बात करने की कोशिश करेंगे, पुलिस का भी मौक़िफ़ लेंगे और जो मकतूला के अहले खाना है उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार हकीकत क्या है, क्या ये कत्ल गैरत के नाम पे किया गया है या फिर नहीं। चलते हैं अहले खाना की तरफ और उनसे बात करते हैं। गैरत के नाम पर कत्ल हमारा ही नहीं पूरी दुनिया का मसला है, जिसमें ज्यादातर खवातीन को ही निशाना बनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल हजारों खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। 2011 के एक सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान खवातीन के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में सैर फहरिस्त, जबकि अफ्रीकी मुल्क कांगो दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान और भारत बिल तरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर आते हैं। यानी जिन चीज़ों को रोका जाना है पाकिस्तान में, उनकी तरफ तवज्जो कम है। यानी अभी तक आप ये कहते हैं कि ये इज़्ज़त उस औरत की नहीं है या उस लड़की की नहीं है, ये आपकी बेटी की, बहन की। यानी आप ये कहते हैं कि औरत तो खुद कुछ नहीं है, वो माँ है, बेटी है, बहन है, सास है, नंद है, वो खुद कुछ नहीं है, तो आप उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते। भाई 1400 साल पहले तो मान ली थी। ये इसको हमें मैं समझती हूँ कि तहरीक के तौर पर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया। मतलब आप 60-65 साल में आपने औरत को एक कमोडिटी समझ लिया है। औरत एक चीज़ है कि उसके साथ आप जो मर्जी करें, जो मर्जी जुल्म ज़्यादती करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। ऐसी कदीम रवायात रस्म व रिवाज को सदियों से खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फरसूदा रवायत सिंध में कारोकारी, पंजाब में काला काली, खैबर पख्तूनख्वा में तूर तोरा और बलोचिस्तान में सियाकारी के नाम से जानी जाती है। सिंध में तो बहन की शादी कुरान से करा देते, कुआरा में लड़कियों को दे दिया जाता है। ये इधर फ्रंटियर में भी वो सिलसिला जारी है। जो सिंध में है, सबसे ज़्यादा वाक़यात घोटकी के ज़िले में होते हैं। मारते थे जब लड़की को सिंध में, तो उसको एक ऐसी जगह दफन करते थे जो बियाबान में होती थी और उसको गाड़ के उसके निशान भी मिटा देते थे। आप जाएं तो कई एक शहरों में आपको मसलन घोटकी में भी मिलेगा, इवन हैदराबाद में मिलेगा, इवन सक्कर में मिलेगा। इस तरीके से जाम शोरों में मिलेंगे ऐसी जगह जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जहाँ पे वो जो थी कारी, इनमें लैक ऑफ रिमोर्स या लैक ऑफ गिल्ट वाले ट्रेड्स होते हैं कि जिसका हम साइकोलॉजिस्ट ये मतलब समझते हैं कि उनमें किसी किस्म की नदामत नहीं होती है। गैरत के नाम पर कत्ल की बेशतर वजूहात नाखवानदगी, माशरे के फरसूदा रिवाज, नफ्सियाती बीमारियां और अदम बर्दाश्त बताई जाती हैं। जिस सोसाइटी में इंसान रह रहा होता है, वहाँ के जो वैल्यूज़ और ख्यालात और नॉर्म्स होते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, उसी से उसकी साइकी बनती भी है। और जहाँ तक बात है ऑनर किलिंग करने वालों की, वो सोसाइटी के ऐसे प्रेशर में होते हैं बेसिकली जहाँ ट्रेडिशनल मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पे देखा गया है कि औरतें जो हैं बहुत ही उनके हकूक़ जो हैं वो पामाल किए जाते हैं और उनको इतनी अहमियत दी नहीं जाती। ऐसे मुआशरे के जो मर्द होते हैं वो समझते हैं कि औरत को हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हिस्टोरिकली भी हमारी इस एरिया के अंदर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही, ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर, और साथ ही साथ हमारा जो रीसेंट रिलीजियस इन्फ्लुएंस है जिसके अंदर कंजर्वेटिज्म बहुत ज़्यादा आ गई,
اس کے اندر ایک میل ڈومینیٹڈ پیٹریارکل سوسائٹی کو بڑا ترجیح دی گئی اور کہا گیا کہ شاید یہی ہمارا کلچر ہے، ہمارا شاید یہی کلچر ہے کہ خواتین کو چپ کر کے بیٹھا رہنا چاہیے، اپنے حقوق نہیں مانگنے چاہیے، گھروں میں رہنا چاہیے اور آواز نہیں اٹھانی چاہیے. اس کلچر کو گورنمنٹل طور کے اوپر بھی، سوسائٹل طور کے اوپر بھی چینج ہونے کی بڑی سخت ضرورت ہے. آبویسلی اس میں تو کوئی شک نہیں. ایسے معاشرے میں جو مرد ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں سارے مرد ایسے ہوں، لیکن جو خاص پرسنالٹی ٹریٹ اور جو سائیکی کے لوگ ہیں وہ اس قسم کا قدم اٹھاتے ہیں. اور ہماری جو سائیکالوجی کے اکارڈنگ جو سب سے امپورٹنٹ ٹریٹس ہیں وہ ہیں بارڈر لائن پرسنالٹی. بارڈر لائن پرسنالٹی میں ہوتا یہ ہے کہ انسان میں جذبات کی بہت زیادہ شدت ہوتی ہے. وہ نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، زخمی کر سکتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو کر سکتا ہے تو وہ نہ تو اپنے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے تو وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرتا. اس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ان کے اپنے جذبات اور اپنی ایگو اور اپنی سیلف اسٹیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. المیہ تو یہ ہے کہ تعلیم اور شعور رکھنے کے باوجود بہت سے ایسے گھرانے بھی ہیں جو اس فرسودہ رسم کو معیوب نہیں سمجھتے. اس ساری صورتحال کا افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ ایسے کسی الزام کے بعد کسی قسم کی تحقیق کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا. جو ان ایجوکیٹڈ فیمیلز ہوتی ہیں جن کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ آ جاتی ہے، ہم نے بہت لبرل سائڈ پہ بھی ویمن دیکھی ہیں کہ جو اس طرح سے گھر والوں کے ویلیوز کے خلاف کوئی کام کرتی ہیں تو ہی گھر والوں کو یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے. ان میں بیسیکلی ریپریشن کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے حقوق دوسرے حقوق کو اتنا زیادہ دبا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پھر آزادی کو غلط طریقے سے استعمال کرتی ہیں. اس وقت انہیں نہیں پتہ ہوتا، وہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی کہ یہ غلط قدم ہے یا ٹھیک قدم ہے اور اس کے نتائج ہوں گے کیا. 2010 میں پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی خواتین کی تعداد 791 تھی، جن میں سے 450 خواتین کو جنسی تعلقات کے الزام میں جبکہ 129 کو اجازت کے بغیر شادی کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا. لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اپنی پسند ان کو ظاہر نظر آتی ہے، باہر نکلتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں. اور مطلب پہلے یہ سب جو تھا، اگر آپ عصمت چغتائی کو پڑھیں، منٹو صاحب کو پڑھیں جن کو مرے ہوئے بھی 60 50 برس ہو گئے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب گھروں میں ہو رہا تھا. اس وقت بھی جو ایسی اطلاعات جو ہیں کہ سب سے زیادہ وائلیشن عورت کا یا لڑکی کا جو ہے وہ اس کے قرب و جوار میں ہوتا ہے، اس کی فیملی میں ہوتا ہے. کوئی پسند کر لیتا ہے کسی کو اور نکاح کر لیتا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس نے نکاح کر لیا تو میرا یہ خیال ہے کہ شریعت کی روح میں اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ احترام کے لائق یہ چیز ہے کہ جہاں پر ماں باپ اگر کوئی بات کر اس چیز کو منتخب کرتے ہیں بیٹے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے، مطلب ان کے نکاح کے لیے کوئی پروگرام بناتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر عمل ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن کے مطابق 2015 میں ملک بھر میں غیرت کے نام پر 1100 خواتین کو قتل کیا گیا. پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ اسلام میں انسان کے قتل کو انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے. غیرت کے نام پر کبھی کوئی بہن کو قتل کر رہا ہے، کبھی بیٹی کو قتل کر رہا ہے، کبھی بھائی بہن کو قتل کر رہا ہے، جو کہ بالکل اسلام میں اس کی قطعاً کہیں نہ گنجائش ہے نہ اجازت ہے. اور اگر یہ کوئی بھی شخص اس طرح کا فعل کرتا ہے یا اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ قتل کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ اگر کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہے یا کوئی ایسا فعل کیا ہے تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، اس کے لیے باقاعدہ قاضی موجود ہیں، جج موجود ہیں جو کہ ان کے پاس معاملات کو لے جایا جائے گا. اگر کسی نے کوئی بھی وہ کیا تو وہ فیصلہ دیں گے. رواں سال 2016 میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اب تک 601 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جا چکا ہے. یہ تعداد تو صرف ایک اندازہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں یہ تعداد اس سے بھی کئی زیادہ ہو. آنر کلنگ پچھلے کچھ عرصے میں زیادہ ہو گئی. یہ بات شاید درست ہو لیکن اس کے خلاف بھی ایویڈنس ہے. ایویڈنس اس طرح ہے
کہ پچھلے 5-6 سال کے اندر ہم نے خاص طور پہ 2004 کے بعد سے جب سے کرمنل لاء کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی 2004 میں امینڈمنٹ آئی سیکشن 305 میں بھی سیکشن 304 سیکشن 315 میں جو کہ آنر کلنگ اسپیسیفک تھی, اس کے بعد سے اویئرنیس پھیلنی شروع ہو گئی اس بات کی کہ آنر کلنگ کے افینسز کو ٹرائی کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر اویئرنیس پھیلنی شروع ہو گئی, میڈیا کے اندر بھی اویئرنیس پھیلنی شروع ہو گئی. تو افینسز شاید پہلے زیادہ ہو رہے تھے, اب جب سے اویئرنیس پھیلنی شروع ہوئی ہے تو یہ رپورٹ زیادہ ہونے لگ گئے. تو جو نمبر ہے کہ جی آنر کلنگ کے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے, اس کا ضروری یہ مطلب نہیں کہ آنر کلنگز زیادہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن علاقوں میں آنر کلنگز ہو رہی تھیں اور پہلے وہ پولیس تک اور عدالت تک نہیں آتی تھی بات, اور پنچایت کے اندر کوئی فیصلہ کر کے تو لوگ بھول جاتے تھے, اب وہ چیزیں میڈیا کے اندر, پولیس کے اندر, عدالتوں کے اندر رپورٹ آنا شروع ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے نمبرز بڑھ گئے ہیں. اب اس کی ویزیبلٹی بڑھ گئی ہے. اب دیکھیں نا, آپ ہے جیسے آپ اس بات کو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے پرنٹ میڈیا میں بھی بہت ساری خبریں پہلے تو خبر ہی نہیں آتی. 2011 میں سینٹ میں ونی بدلے سولہ اور سوارا کی رسوم کی روک تھام, عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرنے, جبری شادیوں اور قرآن سے شادیوں کی روک تھام اور تیزاب سے جلائے جانے کے مجرموں کی سزا بڑھانے کے لیے 2 الگ الگ بلوں کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا. دیکھیے, جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, ویسے اوور آل پورے کرمنل لاء کا جو جسٹس سسٹم ہے, جس میں نہ صرف آنر کلنگ ہے بلکہ اس طرح کے بہت سے اور بھی افینسز ہیں, مرڈر ہے, ریپ ہے, اس طرح کے بہت سے اور بھی افینسز ہیں, ان ساروں کا ایک ریفارم ہونا ضروری ہے. ان ساروں کا ایویڈنس سٹرکچر, ایک تو اپنا قانون کا ریفارم ہونا ضروری ہے کہ ان کے اسپیشل افینسز بنے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنس کے سٹینڈرڈز کا ریفارم ہونا ضروری ہے کہ ہم کیا چشمدید گواہان کی گواہی کے بغیر بھی کسی کو کنوکٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کتنے چشمدید گواہ چاہیے ہوں گے, کیا فورینزک ایویڈنس اب استعمال ہو سکتی ہے, ڈی این اے ٹیسٹنگ استعمال ہو سکتی ہے. اس طرح کی بہت سے جو باقی شواہد ہیں جو ویسے پی پی سی کے اندر فال نہیں کرتے لیکن قانون شہادت ایویڈنس لاء میں فال کرتے ہیں, ان کا ریفارم ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص خود چھری اٹھائے اور وہ بہن کو قتل کر دے, کوئی شخص خود پستول اٹھائے تو وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے, کوئی شخص خود گن اٹھائے تو وہ اپنی بیٹی کو قتل کر دے, نہیں. اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو وہ قتل کرتا ہے. ان تمام جرائم کے لیے سزائیں ہیں, کیونکہ قتل کرنے کی سزا ہے, جلانے کی سزا ہے, کسی کے ساتھ بدکاری کرنے کی اس کی بھی سزا موجود ہے. یہ سب چیزیں قانون میں موجود ہیں, لیکن یہاں پر مصالحت ہو جاتی ہے. خواتین ارکان پارلیمنٹ نے ہمیشہ آنر کلنگ پہ جو ہے آواز اٹھائی ہے, لیکن قانون سازی کے لیے صرف عورتوں کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ہاؤس اس کو اکثریت سے کوئی بل اور کوئی قانون پاس نہ کرے وہ پاس نہیں ہو سکتا. خواتین تو 18% ہے ہاؤس کے اندر, باقی جو 80% مرد ہیں مطلب ان کو بھی آن بورڈ لینا ضروری ہے. اور آنر کلنگ کے اوپر ہمیشہ جیسے عورتوں کی باقی چیزوں کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے, اس میں بھی پالیٹکس ہوتی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا بھی اور سول سوسائٹی بھی یہ ان لوگوں کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے جو ویسے عورت کا نام لیتے ہیں, جو ویسے اسلام کا نام لیتے ہیں, لیکن جہاں عورت پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پر ان کی آوازیں خاموش رہتی ہیں. خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں پروونشل اسمبلیز میں بھی اور نیشنل اسمبلیز میں بھی, اور نیشنل اسمبلی میں بھی میرا ان سے بہت ادب کے ساتھ میں تھوڑا سا ان سے ڈس ایگری بھی کروں گا اس بات پہ کہ اگر تو آپ پارلیمنٹ کی رکن ہوتے ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کام ضرور کیا, کافی ایفرٹ کیا, لیکن اگر آپ پارلیمنٹری ریپرزینٹیو ہوتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کوئی بات کریں گے اور دوسری طرف سے آپ کو کوئی شاؤٹ ڈاؤن نہیں کرے گا یا آپ کو ریزسٹنس نہیں ملے گی, تو پھر تو یہ بڑا آسان کام ہو جائے. دنیا میں جہاں جہاں بھی خواتین کے حقوق ملے, جہاں جہاں بھی جب بھی خواتین کے حقوق ملے, 1960s میں امریکہ کے اندر, اس کے 5-7 سال بعد یورپ کے اندر, کانٹیننٹل یورپ کے اندر, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, انڈیا کے اندر بھی پچھلے 10 سال کے اندر, وہاں پہ یہ جد و جہد اور ایک سماجی لڑائی کرنے کے بعد میں, ایک کلچرل وار کے بعد میں, تو یہ کہہ دینا کہ ہمیں ریزسٹنس مل رہی ہے اور پارٹی کی لیڈرشپ نہیں مان رہی یا ہمارے میل کالیگ جو ہیں وہ نہیں مان رہے, یہ بالکل ایک ایبڈیکیشن ہے رسپانسبلٹی کی. اور یہ ایکسکیوز جو بھی آج دے, کل دے, اب سے 10 سال بعد دے, اس کو یہ ایکسکیوز دیتے ہوئے تھوڑا سا قوم سے شرمندہ ہونا چاہیے. آپ کو کسی وجہ سے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بٹھایا گیا ہے اور آپ کا یہ کام ہے کہ نہ صرف آپ اپنی کنسٹیچوئنسیز کو ریپرزینٹ کریں بلکہ جو اپنا جینڈر ہے آپ اس کو اس طرح ریپرزینٹ کریں کہ جو مرضی دوسری طرف سے خلاف آپ کے بول رہا ہو آپ کی آواز نہ دبے. یہ رسپانسبلٹی خواتین پارلیمان کی.
2015 और 2016 के दौरान भी हुकूमती ओहदेदारों ने तहफ़्फ़ुज़ नस्वा बिल पर दोबारा से काम शुरू किया। जो हमारी सो कॉल्ड किस्म की एक सेगमेंट है जो इस मुल्क में जहाँ औरत का नाम आता है वहाँ पे मज़हब को ले आते हैं बीच में, वहाँ पर मज़हब जो है वो खतरे में चला जाता है। क्या सिर्फ कानून बना देने से ही माशरे में सुधार लाया जा सकता है? अगर एक भी शख्स जो हमेशा ऑनर किलिंग का नाम लेकर छूट जाता है अदालत से, जब वो नहीं छूटेगा तो ये एक मैसेज है सोसाइटी के लिए कि भाई बस अब नहीं होगा, अब ऑनर किलिंग के नाम पे आप औरत को नहीं मार सकते। तो ये एक वो भी है, लेकिन यकीनन कैंपेन जो है वो जैसे आपको मैंने पहले कहा कि आपके थ्रू और बाकी हम भी मुख्तलिफ सेमिनार्स, मुख्तलिफ चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ वॉक्स की जा सकती हैं। किसी के हकूक़ को या किसी के जज्बात को बहुत ज़्यादा दबाएंगे, उसको ग्रो नहीं करने देंगे और उसके ख़यालात के इजहार का मौका नहीं देंगे, तो तभी ये कदम उठाया भी जाता है। रोम में और दूसरे मुल्कों में भी वो समझते थे जब लड़की यंग हो जाती है और उसकी जो सेक्सुअल इम्पल्सिस हैं वो इतनी ग्रो करती हैं कि उसके आउटलेट का कोई चैनल नहीं होता, तो उस चैनल के ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दबा दिया जाता है और सेक्स को हमेशा एक बुरी चीज़ बना के पेश किया जाता है। हालांकि इन इम्पल्सिस को अगर जायज़ तरीके से पूरा करवाया जाए तो मेरा ख्याल है कि जो लड़कियां इस किस्म के कदम उठाती हैं जिसकी वजह से ऑनर किलिंग बढ़ती जा रही है, उन केसेस में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। अवेयरनेस प्रोग्राम तो आप लोग ही फैला सकते हैं ना भाई। अब कम से कम ये था कि जो कानून भी है उसके तहत ये था कि आप 8-10% टाइम जो है सोशल इश्यूज़ को देंगे, वो सब टाइम इश्तिहारों में चला जाता है। कानून के अंदर भी तरमीम करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस के अंदर भी तरमीम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये अवेयरनेस कैंपेन जो इस वक्त भी आप और मीडिया बाकी भी सारा और हमारी अदालतों के अंदर भी चल रही है, ये बड़ा अच्छा है। इससे इनिशियली तो थोड़ी सी रिपोर्टेड केसेस के अंदर स्पाइक होगी, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं ला इकराह जो हमारा दीन है, दीन इस्लाम, इसमें कोई जबर नहीं कि हर इंसान अपने किसी जबर से या कोई थोपा नहीं गया या कोई ऐसे नाफिज, मतलब कि आसानियों को पैदा किया गया है, इसलिए फरमाया ला इकराह फिद्दीन, इसमें कोई जबर नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें आज आसानियों को पैदा करना है और ये जितने मसाइल हैं इससे हमें दूर रहना है। खुद मेरा 14 साल हुए डेथ हो गई, मैंने इन यतीमों को पाला, अब शहीद है मेरे लिए। नाज़रीन, मैं इस वक्त मांगा मंडी के इलाके तालाब सराय में मौजूद हूँ। मेरे साथ मकतूला जुनैरा के अहले खाना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे वाक़या कैसे पेश आया। 23 तारीख को मकतूला जुनैरा के शोहर ने घर में आकर कत्ल किया और बाद में कई घंटे गुजरने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। पुलिस तफ्तीश भी कर रही है, पुलिस इनके साथ कितना ताबून कर रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अहले खाना से, उनकी वालदा से पूछेंगे मकतूला की कि आखिरकार वजह क्या बनी कि जो मुल्ज़िम मकतूला का शोहर है उसने अपनी बीवी को कत्ल किया। अच्छा, ये बताएं कि वाक़या कैसे पेश आया था? हमें नहीं पता, मैं तो वो लड़का बता के गया, हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कैसे किया हमने। तो उस दिन आप घर पे थी जब ये वाक़या पेश आया? वो अपने घर में थी, मैं अपने घर में थी। 3:45 बजे तक उसका हमारे साथ रब्ता रहा घर से, कहती मैं फर्श धो रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। 3:45 बजे के बाद 3:30 बजे ये हमारे घर आया है साकब जी। इसने 3:30 बजे? हाँ जी। इसने ना फ्रीज, बच्चे इधर थे, बच्चे किधर हैं? बच्चे 2 सोए हुए थे, एक खेल रहा था। कितने बच्चे थे आपकी बेटी के? ये 3 बेटे हैं। अच्छा। तो उसने ना फ्रिज से बोतल ली है पानी की, पहले कभी ऐसे बदतमीजों की तरह पानी नहीं पिया, ढकना उतारा है और फ्रिज बोतल से मुंह को लगाई है, खुद ही फ्रिज से ली है। और इधर गेट के बाहर आया, साथ कोई और था, उसे कहता ले पानी पीना है, उसको भी पानी पिलाया और बोतल खाली उधर छोड़ा है अंदर, बोला नहीं है तो चला गया है। 3:45 बजे इस बहन के साथ उसका राब्ता रहा है, ये बाजार थी, इसके साथ राब्ता रहा है। तो कहती मैं भी अम्मी की तरफ आती हूँ, आप भी उधर, आप घर पहुँच गई? इसने कहा हम पहुँचने वाली हैं। तो जब वो इधर ये घर आई, कहती अम्मी आप जुनैरा आई है? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं आई। इसने दोबारा फ़ोन किया, उसका नंबर बंद चल रहा था। मैंने कहा साकब अभी इधर से गया है, उसे के नंबर पे करो।
वो खुद आके तो छोड़ जाएगा मोटरसाइकिल पे, तो लेकिन उसका भी नंबर बंद था। फिर मैं खुद गई उनके घर, ताला लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, तो मैं ताला देख के वापस आ गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसे हो गई। मैं अभी 15 मिनट मुझे घर में आए हुए, तो उन्होंने आके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है कि उधर पुलिस बहुत आई है और उधर जुनैरा का कत्ल हो गया है। तो मैं उधर जाके देखा, मुझे मेरी पुलिस वाले मुझे आगे नहीं जाने देते। मैंने वास्ता किया हाथ में, फिर उन्होंने मुझे एक झलक दिखाया, बाजू उसके ऊपर को थे और इतना हिस्सा उसका बेड पे था, टांगे नीचे लटकी, पाँव जमीन पे थे। मैंने अपनी बेटी की वजह ताज़िया देखी, मुझे नहीं भूलती मेरी बेटी। जब मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मेरी बेटी से जुल्म हुआ इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बेटी का कसूर बताता, मेरी बेटी को तलाक दे देता, मैं अपनी बेटी को संभाल लेती। मैं बहुत तो कितना अरसा हो गया था शादी को? 9 साल। 9 साल। 9 साल। तो इन 9 सालों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा होता हो? ऐसा वैसा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। एक दिन बच्चे आके कहते हैं मामा, बच्चे आए हैं, तो मैंने कहा मामा क्या कर रही है? मामा ने वॉशिंग मशीन लगाई है। तो पापा आए हैं, मामा का झगड़ा हो रहा है। तो मैंने कहा मैं अभी जाती हूँ, मैं नमाज ज़ोहर की पढ़ के मैंने कहा जाती हूँ। तो मैं नमाज ज़ोहर की पढ़ के गेट की तरफ आई हूँ, तो वो दोनों मियाँ बीवी इधर मेरे पास आ गए खड़े, मोटरसाइकिल खड़ी की। तो मैंने इधर इससे बच्ची से पूछा है, तो कहती है अम्मी ऐसे मियाँ बीवी की रुनचुन होती रहती है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था। अब कोई चीज़ घर की ऐसे चीज़ें बेच लेता था, कभी शादी की डराए थी वो बेच ली, कभी कोई जब किसी का पैसे काम करता था। लेकिन अब तो ईद के बाद काम पे गया ही नहीं। घर से जाए ना मैं काम पे जा रहा, उधर छड़े लोग जो क्वार्टर में रहते थे उनके पास बैठ के गुजार, जो कोई 4 दिन का उधर कैंटीन में जो खाना पीना उधर पैसे खर्च करके आ जाना। तो इस बात पे इनका झगड़ा हमें महसूस हुआ कि हुआ। मैंने खुद भी अपनी बेटी को अपने से जितने मैं कौन सा इतना हूँ, मैं किसी की जगह पे बैठी हुई हूँ। मियाँ मेरा 14 साल हुए डेथ हो गई, मैंने उन यतीमों को पाला, अब ये यतीम मेरे लिए। मकतूला की बहन है, हाँ आपकी जी, बेटी है। हाँ जी। आप मुझे बताएं कि आपकी बहन ने कभी बताया हो आपको कि लड़ाई झगड़े किस बात पे होते हैं, या फिर आप लोगों को क्या लगता है वजह क्या बनी है? ऐसा कोई इशू नहीं था, बस ये कहती थी कि जब भी इसको काम का कहती हूँ ये लड़ता है, जब भी इसको काम का कहती हूँ, 3 बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल है, हर चीज़ है, कहाँ से पूरा करूँ। बस यही लड़ाई थी। उसको, मेरी बहन को बहुत शौक था कि बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन वो खुद पढ़ी थी, ये पढ़ा हुआ नहीं था। उसको यही होता था कि बस मेरे बच्चे पढ़ जाएं। तो अब आप लोगों को लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा आप लोगों को? अगर पुलिस चाहे तो हमें इंसाफ मिलेगा। अब वो वहाँ ये कह रहा है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। गैरत के नाम पर कब तक होते रहेंगे कत्ल? उसने यही कहा कि मैंने जो है ये जो कत्ल किया है गैरत के नाम पे किया है। जी, उसने वहाँ थाना में ये बयान दिया है, हमें तो मिलने नहीं दे रहे उससे। हम उससे पूछना चाहते थे कि क्यों किया है, हमें तो बताता, कोई वजह थी हमें बताता, डिस्कस करता। जब पैसे उधार मांगने होते थे तब आ जाता था, तो ये मामला नहीं डिस्कस किया गया उससे। तो आपकी बहन जो है लड़ाई झगड़े घर में होते हो, उन्होंने कभी आप लोगों से जिक्र किया हो कि नहीं, इस तरह का कोई भी उसने जिक्र नहीं किया कि ये मुझे मारता है या कुछ इस तरह का। हाँ, उसकी डेथ के बाद बच्चों ने जरूर कहा है कि मामा पापा की लड़ाई होती थी, पापा मामा को रोज मारते थे, लेकिन वो डेथ से 1 दिन पहले भी सारा दिन मेरे साथ इधर गुजार के गई है। उसने कोई बात नहीं बताई, उसके चेहरे से भी जरा फील नहीं हुआ कि ये अपसेट होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये इनके तीनों बच्चे हैं जी, मकतूला के? तीनों बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 1 में। तो मामा किधर है? आपका नाम क्या बेटा? उमर। स्कूल जाते हैं आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं नर्सरी से जूनियर। नर्सरी 2 में। ये बताओ कि मामा किधर है आपकी? मेरे पापा ने गला दबा के मार दिया। आपके सामने? नहीं, हम ट्यूशन से आके यहाँ आए हुए थे। फिर अम्मी हमें घर छोड़ने गई, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। फिर अम्मी आई, ये वाले उतरी अम्मी, फिर मेरी
तो पहले कभी लड़ते थे, मम्मा पापा की लड़ाई होती थी? आपका नाम क्या बेटा? अहमद। अहमद मामा किधर है आपकी? के मार दिया किसने? पापा ने। पापा प्यार नहीं करते आप लोगों से? जिस दिन ये वाकया पेश आया उसके कितनी देर बाद आपकी FIR दर्ज हुई और पुलिस अब तक कितना ताउन कर रही है आप लोगों के साथ? सर जिस वक्त वाकया पेश आया उसी वक्त रात के वक्त तकरीबन पुलिस ने हमारी FIR बिल्कुल दर्ज कर ली थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद हम थाना मांगा मंडी में पहुंचे हैं तो पुलिस ने हमारी FIR दर्ज कर ली थी। ठीक तो है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने हमसे बात की है कि हम मुलजम को इंशाल्लाह वाकई सजा देंगे। उसके बाद मुलजम का दूसरा भाई भी गिरफ्तार किया गया है जिस मुकदमे का मुद्दई मैं हूँ, ठीक है। आतिफ और साकिब दोनों भाइयों ने हमारे मुताबिक ये कत्ल मिलके किया है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इस बात का शक जाहिर किया है कि साकिब ने कत्ल करने के बाद उस घर से तकरीबन 2 या 3 बंदे हमने निकलते देखे हैं। जो इलाके के ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने बताया है कि कत्ल के फौरन बाद हमने ऐनी शाहिदीन ने बताया कि यहाँ से हमने बंदे निकलते देखे हैं 2, कत्ल से तकरीबन साकिब के घर से निकलने से आधा घंटा पहले। तफ्तीशी से हमारी तकरीबन केस के बाद 5-6 मरतबा बात हो चुकी है, लेकिन उसने सिर्फ हमें ये ही एक दिन बताया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी थी और ये बताया था कि हमने दूसरा मुलजम गिरफ्तार कर लिया है आतिफ, जो जिसको आपने नामजद किया है। उसके बाद पुलिस ने हमें जो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं वो पुलिस ने हमें बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट जब तक नहीं वापस आ जाती उस वक्त तक हम किसी और मुलजम पे नामजद शक भी नहीं कर सकते और किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। एक ये भी बताइएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कहा जाता कि आप लोगों को पुलिस उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं कर रही है। सर हमें 12 दिन के बाद ये रिपोर्ट दी गई। जुनैरा आपकी बहन का कत्ल हुआ है, उसके बाद मुलजिम फरार हो गया था या फिर वो उसी जगह पर मौजूद था? सर मुलजिम ने खुद ही पेश हो गया था, खुद ही जाके खुद ही पेश हो गया था। जब आप लोग गए हैं उस टाइम हुआ है कि आपको पुलिस ने बताया कि मुलजिम खुद ही हमारे पास पेश हो गया? पुलिस ने हमें बताया कि कत्ल के तकरीबन 10 या 15 मिनट बाद मुलजिम साकिब रायविंड मांगा मंडी थाना में पेश हो चुका था। तो अब आपको क्या लगता है कि वजह क्या होगी, आपको क्या लगता है कि क्यों मारा है? सर वो तो कहता है कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया, लेकिन ऐसा मसला कोई नहीं है। उसने कोई घरेलू चपकरश भी नहीं है, लेकिन सर शायद उसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है या कोई ऐसा मसला है, लेकिन कत्ल उसने कर दिया। नहीं, कहने की बात यह है, सवाल मेरा ये कि 9 साल गुजर गए, ज़हनी तवाज़ुन उसका अभी ही ख़राब होना था। सर तवाज़न उसका सही था, लेकिन वो पिछले दिनों से ना कुछ ऊट पटांग हरकतें कर रहा था उसके साथ जुनैरा के। उसने मेरे साथ इस बात को शेयर भी किया है ना, लेकिन सर मैंने तो उसको जुमे का दिन था, मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया तो वो कहने लगा मुझे तो ऐसा मसला कोई नहीं है, घर में बातें होती रहती हैं। लेकिन सर हमें ये नहीं पता था कि ये मामला इतनी नौयत का होकर इतनी दूर पहुँच जाए। ये उनके भाई हैं ये भी, अनस ये बताएं कि आपकी कितनी अटैचमेंट थी अपनी बहन से? बड़ी मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बाकी मैंने आज तक उनकी कोई ऐसी बात नहीं सुनी, कोई किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे या उनकी मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, और साकिब ने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की, ठीक है। आपी की जहाँ तक बात है, हम बहुत दूर तक जाते, रायमंड जाते रहे हैं, मांगा तक जाते रहे हैं, पर उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की, कभी कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। ठीक। नाज़रीन, हमारे साथ जो वालदा हैं उनके हाथ में तस्वीर है, अभी भी वो तस्वीर लेके अपनी बेटी की बैठी हुई हैं और वो बेचारी बहुत ज़्यादा ही जो है गमज़दा हैं और अभी भी उनकी आंखों से आंसू जो हैं वो बह रहे हैं, आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे। 23 तारीख को इनकी बेटी जुनैरा मकतूला जो है कत्ल हुई थी और शोहर ने ही कत्ल किया था। उस दिन से लेकर अब तक इनकी जो घर में बहुत ज़्यादा कुरहाम मचा हुआ है और ये रो के बुरा हाल हुआ हुआ इन लोगों का। इनका सिर्फ एक मुतालबा है और ये हर किसी का मुतालबा होता है आला अफसरान से, हुकूमत से, कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। कुछ कहना भी चाह रही हैं, अपनी बेटी के बारे में हमें कुछ बताना चाह रही हैं। माजी बताइएगा ये मुझे पता चला मेरी बेटी का कसूर क्या था, मुझे ये बताया, मैं मिलना चाहती थी उससे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मिलने देते। कि मेरी बेटी का कसूर एक बार मुझे बताता, रोजाना आता था, खाना भी खाता था, पानी पीता था, दोस्तों को लेके पानी बनवा के पिलाता था। हमें नहीं पता कि इसने क्या किया, इसने क्या मुझे बताता। मेरी इतनी प्यारी बेटी मुझे बताता, मेरी बेटी मेरे घर भेज देता, मेरी बेटी मुझे बुलाता, पानी पी के गया था, मुझे साथ ले जाता कि आपकी बेटी का ये कसूर है। मैं उससे पूछती, अगर उसकी गलती होती उसको डांटती, अगर आपका फिर भी ना
होता तो आप मेरे साथ भेज देते, मैं ले नाज़रीन, हमारे साथ मकतूला जुनैरा की तमाम तर फैमिली मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। बहन, वालदा, भाई और मकतूला के 3 बच्चे सभी बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि इनको इंसाफ फराम किया जाए। लेकिन इन लोगों को भी बेचारों को ये मालूम नहीं कि आखिरकार मुल्ज़िम साकिब ने इनकी बेटी या फिर बहन को क्यों कत्ल किया है। इस हवाले से हम पुलिस से भी उनका मौक़िफ़ लेंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्ज़िम और जो उनका भाई है आतिफ, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ है, उनसे तफ्तीश भी कर रहे हैं। मुल्ज़िमान जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और असल जो हक़ाइक़ हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुल्ज़िम ने क्यों मारा। क्योंकि मुल्ज़िम की जानिब से कहा जा रहा है कि उसने ये जो काम किया है ये गैरत के नाम पे किया है, लेकिन आखिरकार जो अब हमारा माशरा जो है वो इससे सवाल पूछना चाहता है लोगों से कि कब तक जो है गैरत के नाम पे इस तरह कत्ल होते रहेंगे। शोहर अपनी बीवी को कत्ल करेगा और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ गैरत के नाम पर कत्ल जो हो रहे हैं उनकी वारदातों में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। 23 तारीख को भी आप ही के डिवीज़न में शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल किया, तो अभी तक कहाँ तक केस पहुँचा है? तफ्तीश में कोई मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ हो, मालूम पड़ा हो गया क्यों किया गया कत्ल? ये 23 जुलाई का एक वक़ूआ हमें रिपोर्ट हुआ था जिसमें हमें पता चला कि एक जुनैरा नामी खातून है जिनकी शादी हुई थी एक साकिब नामी बंदा है जो बुनियादी तौर पे बुरे वाला बिहाड़ी साइड का रहने वाला है और यहाँ पे किसी फैक्ट्री में जॉब करता है। उसने जो है वो अपनी बीवी को मारा है। तो जब पुलिस मौका पे पहुंची वो डेड बॉडी से हमें जो है वो अपरेंटली इब्तदाई जो शातें इकट्ठी हुई उससे हमें पता चला कि उसके हस्बैंड ने साकिब ने उसका गला दबा के जो है वो उसको मारा, हमें मालूम हुआ। तो पुलिस ने उसको चेज़ किया, पुलिस ने सेम डे विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स उसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, ये बताइएगा मुल्ज़िम जो है भूरे वाला का रिहायशी है, तो यहाँ पर वो उस दिन क्या कर रहा था? यहाँ पर उसकी ससुराल थी? मैं गुजारिश करूं कि वो यहाँ पे एक फैक्ट्री है जिसमें वो जॉब करता है और वो अपनी फैमिली के साथ मांगा मंडी में ही मौजूद था और ये वक़ूआ भी चूँकि यहाँ का है, वो अपने उसके लिए अपने बरसरे रोज़गार क्योंकि वो यहाँ पे था इस वजह से उसने अपनी रिहाइश की जो मकतूला किधर की रिहायशी थी? मकतूला जो है वो यहीं की करीब एक एरिया है वहाँ के रहने वाली थी। तो अब मुल्ज़िम आपके पास है, मुल्ज़िम का भाई भी हिरासत में लिया गया था, तो क्या दोनों ने जुर्म का इतराफ़ किया है या फिर जो शोहर साकिब है उसी पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बीवी को मारा? इनिशियली जब हम लोगों ने जो है वो क्राइम सीन को विज़िट किया तो अपरेंटली वहाँ पे महसूस ये बात हमें होती थी कि शायद इसका शोहर ही जो है वो इस सारे इंसिडेंट में, इस मर्डर में इन्वॉल्व है। लेकिन चूंकि FIR जो है वो उसके जुनैरा के भाई की तरफ से लॉन्च हुई है, उसमें उसका भाई आतिफ जो है उसका भी उसने रोल एट्रीब्यूट किया है और उसमें उसने ये कहा है कि उसका खावन, जुनैरा का खावन साकिब जो है वो उसका गला दबा रहा था जबकि आतिफ जो है वो उसने उसकी टांगें पकड़ी हुई। गैरत के नाम पे कत्ल भी हो रहे हैं और अब इसमें ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र। आप अपने तौर पर एज ए सीनियर ऑफिसर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह क्या है जो इतने ज़्यादा गैरत के नाम पे कत्ल कर दिए? कोई भी कत्ल किया जाता है, भाई बहन को मारता है या मियाँ जो है वो अपनी बीवी को मारता है, उसके बाद एक नाम दे दिया जाता है कि गैरत के नाम पे कत्ल किया। मैं समझता हूँ कि कुछ हमारी सोसाइटी में जो है वो इनटॉलरेंस भी अनफॉर्चुनेटली, आई शुड नॉट से इट बट इट्स अ हार्श रियलिटी कि जी इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाज़ दफ़ा हम लोग जो हैं वो सस्पिशन पे, शक व शुबहात पे भी इतने बड़े इक़दाम उठा जाते हैं कि जो कि मैं समझता हूँ कि अक़ली इस्तदलाल का मुतालबा तो ये है कि कुछ थोड़ा सा सोच समझ लिया जाए। तो वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये जो टेंडेंसी है इसको रोकने की भी ज़रूरत है और ये मेरी आपसे मीडिया के तवस्सुत ये गुजारिश भी है कि इसको जितना हम लोग कम्युनिकेट कर सकें, अपनी कम्युनिटी में ये बात इनकलकेट कर सकें जो है कि कोई भी एक्ट करने से पहले जो है या इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अगर उसकी थोड़ी बहुत छानबीन कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जो ब्लेम हमारी सोसाइटी पे लग रहा है कि गैरत के नाम पे कत्ल गैरत बढ़ रही है वो किसी हद तक कम हो जाएगी। अच्छा, असम्बली में इस हवाले से करारदाद भी पेश की जा रही हैं, लेकिन पुलिस इस हवाले से क्या लोगों में अवेयरनेस के हवाले से कुछ काम कर रही है कि नहीं? जी, उसमें मुख्तलिफ NGOs के साथ मिल के भी जो है वो हम लोग कोऑर्डिनेट करके
मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारे वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं, सेमिनार्स भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। अपने ऑफिसेज़ में भी लोगों को, अपने आईओज़ को ये बात जो है वो उन्हें समझाते हैं कि जिस हद तक मुमकिन हो सके इस मैसेज को नीचे कम्युनिकेट करें, ताकि हम लोग ये जो बीमारी है या ये जो गैरत के नाम पे कत्ल का जो रुझान है, ये जो टेंडेंसी हमारे माशरे में बढ़ रही है, इसको काउंटर किया जाए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है मेरा कि मदई जो होते हैं वो ये शिकवा करते हैं कि पुलिस जो है ताउन नहीं करी, पुलिस उनको इंसाफ फराहम नहीं करी। ये जो केस हुआ है जुनैरा मर्डर में, इसमें भी घर वालों का ये शिकवा है कि पुलिस वाले उनके साथ ताउन नहीं कर रहे। मैं इसमें गुजारिश करूं कि अब जब से हमारे होमिसाइड यूनिट्स बने, तो उसमें जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग अलग है, ऑपरेशन विंग अलग है, इसी तरह से हमारे होमिसाइड यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं। उनके अपने रिसोर्सेज हैं। इस हवाले से मुद्दइयों से मैं ख़ुद भी, तमाम मर्डर्स के जो मुद्दई हैं उनसे मैं ख़ुद भी राब्ते में रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि तमाम के तमाम क्राइम सीन्स जो हैं वो मैं ख़ुद देख भी लूँ, और इसकी तफ्तीश हम लोग तब फाइनल करें जब कंसर्न्ड डिवीजनल एसपी जो है, एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसको सुन ले। इस केस के हवाले से भी मेरी कंप्लेनेंट पार्टी जो है उनसे यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जो भी उनका जेन्युइन ग्रीवेंस है मैं ख़ुद भी उनसे रब्ता कर लूँगा, वो मेरे पास तशरीफ़ अहले खाना का कहना है कि पुलिस उनको अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ही नहीं दे सकी और ना ही उसके बारे में बताया गया। तो जी वो मैं गुजारिश करूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको हैंड ओवर करने से ज़्यादा मैं ये ज़रूरी काम समझता हूँ कि हम लोग उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको मेरिट पे कंक्लूड करें। मैंने जैसे पहले इनिशियली गुजारिश की थी कि अब इस एफआईआर में 2 मुलज़म हैं, तो उनको अभी हम लोगों ने जो है वो असरटेन करना लेकिन है। हम बतौर पुलिस ऑफिसर, आप पुलिस का काम है कि वो बता तो देगा मतलब, ताकि जो मदई हैं जिनके घर ये वाक़या पेश है उनको तसल्ली हो जाए। जी बिल्कुल, आपसे मैं एग्री करता हूँ, उनको बताना चाहिए, बल्कि जो कंप्लेनेंट है उसको जो है वो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पुलिस जो है वो उनकी इंटेरोगेशन जो है ये उनकी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे कर रही है। ये आपने जो पॉइंट रेज़ किया है, मैं ख़ुद भी उनसे रब्ता करके हमारी पूरी कोशिश होगी कि मुद्दई जो है वो जिस हद तक हमारी इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई हो सके हम लोग इंशाअल्लाह उनको करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एसपी आतिफ नज़ीर सदर डिवीज़न मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि 23 तारीख को जो कत्ल हुआ था उसकी तहकीकात कर रहे हैं, मुलज़िमान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं, उनसे भी तफ्तीश जारी है और जो मदई हैं उनको मुकम्मल और भरपूर तरीके से इंसाफ फराहम किया जाएगा। रायविंड थाने पहुंचा हूं और यहाँ पर मेरे साथ मुलज़िमान हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने आखिरकार क्यों ये इक़दाम किया, अपनी बीवी को 9 साल बाद कत्ल किया, आखिरकार वजह क्या थी। मुलज़िम साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि वाक़या कैसे पेश आया, क्या वजह बनी? जी वो मैंने अपनी गैरत की वजह से कत्ल किया, वो ठीक नहीं थी, उसका किरदार ठीक नहीं था। मैंने उसके वालिदैन, वालिद तो नहीं है, उसकी वालदा और उसके भाई को भी बताया, मगर वो भी उसके साथ मिले हुए थे। कितना अरसा हुआ था आपकी शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 9.5-10 साल हो गए। तो ये वाक़या आया 6 माह कबल पहले। मैंने उनको, उसकी बहन ने मुझे बताया था। आपने कितने महीने पहले उनकी जो घर वाले हैं उनको बताया था इनके करैक्टर के हवाले से? 6 माह उन्होंने मुझे पहले, उसकी बहन ने मुझे पहले बताया था। अच्छा। मैं ड्यूटी से, जब नाइट ड्यूटी करता था तो उसने मुझे बताया कि एक लड़का घर आता है और वो ये जो भी मसला है, तो उसने मुझे तस्वीरें भी दिखाई। वो उसके बाद उसकी वालदा ने माफ़ी मांगी, उसने माफ़ी मांगी, कुरान पे हाथ रखा, तो ये बात भी मुझे एक बार माफ़ कर दो। मगर उन्होंने मुझे मुतमिन किया, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो ये कहते हैं कि जो 9 साल शादी को हो गए थे और कभी कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा बड़ा देखने में नज़र नहीं आया और आपकी तरफ से भी कोई उन्हें कंप्लेन नहीं मौसूल हुई? नहीं, मैंने, मेरा करैक्टर भी उनके सामने है और उसका जब मैंने उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उसको, जब मेरे सामने बातें आ रही मैंने उसको बताया बार बार उसको। जिस दिन ये काम हुआ उससे पहले भी मैं उनके घर गया, मैं उनको बताया कि ये काम हुआ। उसने मुझे कहा तुम कौन होते मुझे पूछने वाला, ये बात। या किसने कहा आपको? मेरी बीवी ने। जब मैंने अपनी सास को जाके बताया तो उसने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जानो और वो जाने, वो हमारी बात नहीं मानती तो हम क्या करें। तो इस बात से फिर मैं घर गया, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ये था। लेकिन उन लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि जिस तरह आपने बोला कि मैंने ये काम जो किया वो गैरत के नाम पे किया,
لیکن وہ لوگ تو ایسا بالکل نہیں بول رہے ہیں، اور وہ لوگ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخرکار وجہ کیا بنی ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں، ہم نے ان سے بھی جاننے کی کوشش کی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ آخرکار ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ نے اپنی بیوی کو قتل کیا؟ یہ وجہ ان کو پتہ ہے، تو وہ میں نے جب غیر مرد کو اپنے گھر میں پایا تو میں اپنے ہوش کو کھو بیٹھا. 2 بار میں نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، میری بیوی نے میرے ہاتھ سے اس کو چھڑوایا، اس کے ساتھ ہو کر میرے ساتھ لڑی. تو اس لیے وجہ سے میں نے اس کو پہلے بار ایک بار، پھر عید کے دوسرے دن پھر میں نے اس کو اپنے گھر میں پایا. ڈیوٹی دوران میں گھر آیا تو میں نے اس کو اپنے گھر میں پایا. تو پھر ہم لڑے جھگڑے، پھر اس نے اس کی سائڈ لی اور میرے ساتھ لڑائی کی، اس کو بھگا دیا. پھر اس دن سے یہ لڑائی جھگڑا چلتا ہی گیا. ان کو میں بتاتا رہا ہوں 3 دن میں ان کے گھر رہا ہوں. جب میں گھر جاتا تھا میری بیوی میرے ساتھ لڑائی کرتی تھی. میں غصے سے میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو اب ہو گیا. تو اس میں ایک یہ بھی اس کا سلوشن ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے، اور جب آپ نے گھر والوں کو سمجھایا تو اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سمجھانے کے بعد آپ اس سے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کر لی؟ اب آپ ملزم بھی ہو گئے ہیں، آپ کو سزا بھی ہوگی. وہ طلاق بھی میں ایک بار میں دینے لگا تھا، وہ بھی ان کی والدہ نے مجھے طلاق نہیں دینی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. پھر میں نے یہ لیکن والدہ تو ان کی کہتی ہیں کہ ان کی بچی میں کوئی ایسا عیب نہیں تھا، اور انہوں نے کئی دیر جو ہے اسکول میں بھی ٹیچنگ کی ہے، اور آپ کچھ عرصے سے کچھ نہیں کرتے تھے، اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ مشکوک قرار دی انہوں نے. جو میرا کام ہے میری فیکٹری سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. میں اپنی فیکٹری میں 8 گھنٹے میری ڈیوٹی ہے، میں اوور ٹائم بھی لگاتا تھا. افسروں سے پوچھ سکتے ہیں وہ جو بھی مسئلہ ہے. اچھا یہ بھی بات بتائیے گا مجھے کہ ان کی جانب سے الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ آپ کی والدہ بھی اس قتل میں ملوث تھی اور وہ اس ٹائم پہ موجود تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے اکیلے نے کیا ہے یا پھر آپ کی والدہ یا اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں؟ جی بالکل میں اکیلا تھا. میں نے یہ کام کیا، گھر کو تالا لگایا اور خود تھانے جا کے پیش ہو گیا. چابی میں نے ان کو دی جا کے. تو آپ کے بچے جو تھے اس وقت اپنی نانوں کے گھر گئے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں. کون سی؟ الکارز. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت گھر پر موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا؟ میں اپنے ابو کے گھر تھا. اچھا یہ جب فیکٹری میں اپنے ابو تو آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا؟ پہلے فون آیا تھا، پھر اس کا بھائی آیا، اس کی بہن کا. اچھا جی پھر اس کا بھائی آیا. آپ لوگوں کو، آپ جس طرح آپ ہیں، والدہ، آپ کے والد صاحب جو بھی ہیں، جتنے لوگ بھی گھر میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ثاقب جو ہے اپنی بیگم کو طلاق دینا چاہ رہا ہے؟ نہیں ہمیں نہیں پتا. کبھی ذکر نہیں کیا؟ نہیں ثاقب نے کبھی ذکر نہیں. یہ مجھ سے ملتا ہی نہیں تھا 6 مہینے سے. نہ ہم اس کے گھر جاتے ہیں نہ یہ ہمارے گھر آتا ہے. کوئی لڑائی جھگڑا ناراضگی نہیں، کچھ. ناظرین میرے ساتھ اس وقت ہوموسائڈ یونٹ کے تفتیشی سیف اللہ موجود ہیں. میں ان سے بات کرتا ہوں، تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ کیس کہاں تک پہنچا ہے، کون ملزم ہے اس میں. ثاقب نے تو اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن پولیس نے عاطف کو بھی اپنی حراست میں لیا ہوا ہے اور تفتیش کر رہی ہے. ہم سیف صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ آخرکار واقعہ کیا ہے اور کون ملزم ہے. سیف صاحب بتائیے گا، ثاقب جو ہے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے، عاطف بھی آپ کی حراست میں ہے، تو کیا یہ دونوں ملزم ہیں؟ یہ نامزد ملزم ہے، دونوں مدعیوں نے نامزد کیا ہوا ہے. تو ایک کی تو گرفتاری ہے، وہ ریمانڈ پہ ہے. ثاقب جو ہے وہ ریمانڈ پہ ہے. تو جو عاطف ہے اس کے متعلق ابھی کوئی انفارمیشن ایسی کوئی نہیں لوکیٹ ہوئی کہ یہ اس کی موجودگی ادھر تھی یا کہاں تھا. اگر بیگنا ہے تو اس کو بیگنا کیا جائے. قتل میں ملوث کرنا کو بیگنا کو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس کی تفتیش کا ثاقب جو ہے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. تو پولیس کس طرح اس کیس کو دیکھ رہی ہے؟ کیا جو ان کے جو مدعی ہیں ان لوگوں کو انصاف ملے گا؟ انشاءاللہ پولیس بھرپور تعاون کرے گی. جی انشاءاللہ. ناظرین میں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا صرف ملزم ثاقب سے کہ ان کو اس کیے پہ افسوس ہے کہ نہیں؟ جی مجھے افسوس تو ہے، میرے بچے ماں کے بغیر رہیں گے، مگر میں اپنی غیرت سے حوالے سے یہ کام کیا ہے. مجھے اپنی غیرت کی وجہ سے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سزا ہونی چاہیے؟ جو سزا ٹھیک ہے مجھے ملنی ہے، بس ٹھیک ہے ہونی چاہیے. آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ان کے ساتھ کوئی انہیں پریشر تو نہیں کیا جا رہا یا کوئی ہوتا ہے کہ معافی کے لیے کہا گیا ہو؟ نہیں ابھی کوئی
किसी को कोई ऐसा मसला नहीं। नाज़रीन, ये आपने जो मुल्ज़िम साकिब है इसकी गुफ्तगू सुनी। इनका भाई मेरे साथ मौजूद है और सैफुल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। सैफुल्लाह साहब का ये कहना है कि पुलिस जो है वो भरपूर ताउन कर रही है और पुलिस ज़रूर जो है इंसाफ फराम करेगी, जबकि मुल्ज़िम साकिब ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। और इनके जो भाई हैं आतिफ, वो अभी पुलिस की स्टेटमेंट भी ये है कि आतिफ उस वक्त जाए वक़ुआ पर नहीं था। अभी भी आतिफ से इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है, लेकिन मुल्ज़िम साकिब ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और 23 तारीख को अपनी बीवी जुनैरा को कत्ल किया और ख़ुद ही पुलिस के सामने पेश हो गया। आखिरकार ये इस किस्म के वाक़यात कब तक होते रहेंगे, क्योंकि अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए और इस साल के भी 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन जो तदाद है गैरत के नाम पे जो अल्फाज यूज़ किया जाता है कत्ल करने के बाद मुल्ज़िम की जानिब से, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो तदाद है वो 1150 के करीब पहुंच चुकी है। ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि शोहर जो हैं वो अपनी बीवी को कत्ल कर देते हैं, भाई अपनी बेटी को कत्ल कर देते हैं और ये कहा जाता है कि हमने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। पुलिस को चाहिए कि मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाए, ताकि ऐसे वाक़यात में कमी वाक़ हो सके। और जो मुल्ज़िमान कत्ल करने के बाद ये कहते हैं कि गैरत के नाम पे किया है, ये जो अल्फाज है इसका भी खात्मा हो। जब तक मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं होगी उस वक्त तक ये काम होते रहेंगे। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम